वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे जो कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्या देख चुके थे। हम ये देख चुके थे कि जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो कितने टाइप्स का होता है, कैसे बनाते हैं, लॉसेस कैसे कम करते हैं, ये सारी चीज़ें। आज हम आज का जो लेक्चर है वो टोटली बेस्ड होगा वाइंडिंग्स के बारे में। तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जो वन लाइनर्स है वो मैं जब थ्योरी हम कंप्लीट करते चलेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बैठते चली जाएंगी। तो अगर आपने लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा लेक्चर को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से। तो एक चीज़ मुझे बताइए, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो किस मटेरियल की बनती है। ट्रांसफार्मर नोट्स बनाते जाइएगा। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है या तो आप कॉपर से बना सकते हो या आप एल्यूमिनियम से बना सकते हो, और हम सभी जानते हैं कि जो कॉपर है वो हाईली कंडक्टिव है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है कॉपर के कंपैरिजन में। तो इसीलिए जो कॉपर की वाइंडिंग है वो हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, पावर ट्रांसफार्मर में। पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। और एल्यूमिनियम की जो वाइंडिंग है वो कहाँ पे यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कॉपर की वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। और पावर ट्रांसफार्मर क्या है, हाई पावर के साथ डील करता है। मतलब करंट और वोल्टेज की वैल्यू, आप सिर्फ करंट की वैल्यू अगर लेके चलिए तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे। इसका मतलब आई स्क्वायर आर लॉसेस से अगर हम कंपेयर करें तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से जो लॉस है वो कम होगा एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अगर हम कॉपर की वाइंडिंग यूज करते हैं, राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, लो करंट के साथ, लो पावर के साथ डील करते हैं। तो अगर पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, राइट। तो अगर हम एल्यूमिनियम की वाइंडिंग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में तो भी हमारे लॉस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि जो वाइंडिंग है वो सॉलिड कंडक्टर की होती है या स्ट्रैंडेड कंडक्टर की होती है। सो वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग is made up of stranded conductor। स्ट्रैंडेड कंडक्टर के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है अपनी पावर सिस्टम के लेक्चर में, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्यों यूज करते हैं, सॉलिड कंडक्टर क्यों नहीं यूज करते, चलिए देखते हैं। ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर का। स्ट्रैंडेड कंडक्टर मतलब ये जो कंडक्टर है वो नंबर ऑफ स्ट्रैंड से मिला के बना है, सॉलिड कंडक्टर नहीं है। बहुत सारे कंडक्टर को आपस में क्या कर दिया गया है, ट्विस्ट कर दिया गया है एक तरीके से आप बोलो तो। ये है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सॉलिड कंडक्टर ना यूज करके हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करने लगे ट्रांसफार्मर और वाइंडिंग को बनाने के लिए। तो देखिए, करंट अगर फ्लो हो रही है सॉलिड कंडक्टर में, मान लेते हैं आई, और ये आई करंट कैसी है, एसी है या डीसी है, एसी है। मतलब ये टाइम वेरिंग होगी और ये हमारा कंडक्टर है। तो जब ये करंट इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रही होगी तो ये खुद की फ्लक्स जनरेट करेगी अंदर ही अंदर।
और वो फ्लक्स कैसी होगी? एसी। इस एसी करंट की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर एक फ्लक्स जनरेट होगी, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के अंदर एक फ्लक्स जनरेट होगी जो कि एसी होगी। और हमारा कंडक्टर कैसा है? सॉलिड कंडक्टर, स्टेशनरी। और फ्लक्स कैसी है? टाइम वेरिंग। तो फैराडे का रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं? व्हेन द टाइम वेरिंग फ्लक्स कट द कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, तो इसकी वजह से अंदर ही अंदर क्या होगा? एक छोटा छोटा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ईएमएफ के साथ अगर हमें क्लोज पाथ मिल जाए तो क्या फ्लो होना शुरू हो जाती है? करंट, जिसे हम बोलते हैं एडी करंट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अंदर ही अंदर फ्लो होना शुरू हो जाती है। अब एडी करंट फ्लो हो रही है। एडी करंट क्या है? एक तरह की करंट है जिसकी वजह से हमें मिलता है आई स्क्वायर आर लॉस, और एक्स्ट्रा लॉस ये हो रहा है, ये तो बेकार का लॉस हो रहा है जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, जो हम नहीं चाहते कि हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कंडक्टर को चेंज करके, यानी कि सॉलिड कंडक्टर की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर देखते हैं कैसा बनता है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर कुछ इस तरह का होता है, बहुत सारे स्ट्रैंड्स को मिला के एक कंडक्टर बनाया जाता है। और हर दो स्ट्रैंड के बीच में क्या लगाया जाता है? एक इंसुलेशन। और इंसुलेशन कौन सा होता है? इनेमल पेंट। तो हर दो स्ट्रैंड के बीच में लगाया जाता है इनेमल पेंट। बिटवीन स्ट्रैंड्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक स्ट्रैंड की करंट दूसरे स्ट्रैंड में नहीं जा सकती, जिसकी वजह से करंट को फ्लो होने का जो एरिया है वो कम हो गया। करंट के फ्लो होने का जो एरिया है वो कम हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो ये जो एडी करंट इंड्यूस हो रही थी वो कम हो गई, आई स्क्वायर आर लॉस कम हो गया, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो गई। तो इसीलिए हम यूज करते हैं क्या? स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स। और स्ट्रैंडेड कंडक्टर को यूज करने का दूसरा फायदा क्या है? स्ट्रैंडेड कंडक्टर की वजह से स्किन इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। स्किन इफेक्ट डिक्रीजेस। ये मैंने पावर सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर को यूज करने की वजह से कैसे स्किन इफेक्ट कम हो जाता है। क्योंकि स्किन इफेक्ट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर का स्क्वायर। स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर ऑफ कंडक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, सॉलिड कंडक्टर में एक ही कंडक्टर यूज हो रहा था जिसका डायामीटर था, मान लेते हैं D1। तो D1 ज्यादा था, डायमीटर ज्यादा था, इसीलिए स्किन इफेक्ट क्या हो रहा था? ज्यादा। बट यहाँ पे आप देखिए, हमने कई सारे स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स यूज किए हैं। तो एक कंडक्टर का जो डायामीटर मान लेते हैं D2 है, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस D1। तो अगर डायामीटर डिक्रीज हो गया स्ट्रैंडेड कंडक्टर का, तो स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दो एडवांटेज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं अगर हम सॉलिड कंडक्टर ना यूज करके स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करते हैं इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। तो चलिए, हमारा जो आज का क्वेश्चन था कि हाउ टू प्लेस वाइंडिंग ऑन ट्रांसफॉर्मर कोर, ट्रांसफॉर्मर के कोर पे हम वाइंडिंग कैसे प्लेस करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मल वाइंडिंग। हाउ टू प्लेस वाइंडिंग? तो सबसे पहली तरह की जो वाइंडिंग है वो नॉर्मल वाइंडिंग है। कैसे करते हैं नॉर्मल वाइंडिंग को वाउंड? चलिए देखते हैं।
ये ट्रांसफॉर्मर है, ये है ट्रांसफॉर्मर का कोर, और ये हम बना रहे हैं वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमने बना दिया सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको नोट कर लीजिएगा, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। राइट। तो हम क्या चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि जो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग ने जनरेट किया है वो फ्लक्स पूरी की पूरी जाके लिंक करनी चाहिए सेकेंडरी वाइंडिंग से, क्योंकि यहाँ पे पावर का ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग किसकी हेल्प से हो रहा है, फ्लक्स की हेल्प से। राइट। अगर ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगी सेकेंडरी वाइंडिंग को, देखिए अगर प्राइमरी ने जितनी भी फ्लक्स जनरेट करी है वो पूरी की पूरी फ्लक्स कोर से होते हुए जाके अगर सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर जाती है, मतलब 100% पावर ट्रांसफर हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी में। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है देखते हैं। कुछ फ्लक्स प्राइमरी से निकल के वापस प्राइमरी को लिंक कर जाती है, और यहां भी सेम उसी तरह से होता है। कुछ फ्लक्स वापस से उसी अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग को ही लिंक कर जाती है। ऐसी फ्लक्स को बोला जाता है लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स किसे आप बोलते हो, वो फ्लक्स जो या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी को ही लिंक करे, दोनों वाइंडिंग को ना लिंक करे। राइट। अगर कोई भी फ्लक्स दोनों वाइंडिंग को लिंक करती है तो उसे हम बोलेंगे यूजफुल फ्लक्स और मेन फ्लक्स। बट अगर एक ही वाइंडिंग को कोई भी फ्लक्स लिंक कर जा रही है तो वो होगा हमारा लीकेज फ्लक्स। हम क्या चाहते हैं कि पूरी की पूरी फ्लक्स प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी वाइंडिंग में जाए, तभी तो हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिलेगा प्राइमरी से सेकेंडरी में। बट कुछ फ्लक्स अगर प्राइमरी से निकल के वापस से प्राइमरी को लिंक कर जा रही है, इसका मतलब 100% पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, पावर ट्रांसफर कुछ कम हो रहा है। तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हम चलते हैं इंटरलीव्ड वाइंडिंग पे। सेकेंड टाइप की जो वाइंडिंग है वो लिखिएगा इंटरलीव्ड वाइंडिंग। इंटरलीव्ड वाइंडिंग। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, मान लीजिए ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल आपको दिया है ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना। तो ये अगर हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी कैसी होगी, 100% लो वोल्टेज वाइंडिंग। यानी कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग को एक फ्लक्स लिंक करनी चाहिए अगर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर चाहते हैं तो। इतना याद रखिएगा। चलिए अब आपको इंटरलीव्ड वाइंडिंग अच्छे से समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्मर का कोर बना लेते हैं। ओके, ये ट्रांसफॉर्मर का कोर बन गया। अब इंटरलीव्ड वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में हम क्या कर रहे थे, एक लिंब पे, ये हमारा लिंब है, लिंब 1, ये है लिंब 2। तो एक लिंब पे हम या तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग को वाउंड कर रहे थे या तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को वाउंड कर रहे थे, एक लिंब पे एक वाइंडिंग। बट इंटरलिंब्ड वाइंडिंग में क्या होता है कि हर लिंब पे दोनों वाइंडिंग होगी। कैसे? ये अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग है तो यहां से दूसरा टर्मिनल हम ले जाएंगे सेकंड लिंब पे, वहां से इसे वाउंड करेंगे और एक टर्मिनल बाहर निकाल देंगे। तो अगर ये हमारा HV वाइंडिंग है तो ये भी क्या होगा, HV वाइंडिंग। सिमिलरली LV वाइंडिंग को देखते हैं, ये हमारा LV वाइंडिंग है। LV वाइंडिंग के टर्न्स कम होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे। इसका दूसरा टर्मिनल ले जाके हम सेकेंड लिंब पे वाउंड कर देते हैं। तो ये हमारा है LV वाइंडिंग, ये हमारा है LV वाइंडिंग। तो चलिए लीकेज फ्लक्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है वो हम देख लेते हैं। चेक करिए ऊपर मैंने क्या बताया था कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग से जो भी फ्लक्स निकल रही है वो कोर के थ्रू पूरी की पूरी जाके किससे लिंक करनी चाहिए, लो वोल्टेज वाइंडिंग से। करेक्ट? तो चलिए ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। लीकेज फ्लक्स तो यहाँ भी होगी बट हाई वोल्टेज कुछ फ्लक्स, कुछ अमाउंट की जो फ्लक्स है वो यहां से निकलेगी, सेकेंड लिंब तक पहुंचेगी। राइट? अब बात कर लेते हैं लीकेज फ्लक्स की। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग की जो लीकेज फ्लक्स है वो वापस से किसे लिंक कर जाएगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग को। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की जो फ्लक्स है वो वापस से लो वोल्टेज वाइंडिंग को लिंक कर गई। सिमिलरली यहाँ पे भी जो सेकेंड लिंब पे जो लीकेज फ्लक्स है वो वापस से दोनों वाइंडिंग को लिंक कर रही है। मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी फ्लक्स दोनों वाइंडिंग को लिंक करती है तो वो यूजफुल फ्लक्स कहलाती है, ना कि लीकेज फ्लक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लीकेज फ्लक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। राइट? तो इंटरलीव्ड वाइंडिंग हम क्यों यूज करते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या बताओगे, इट इज यूज टू रिड्यूस द मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। इंटरलीव्ड वाइंडिंग इज used to reduce the magnetic leakage flux। राइट? अब एक तीसरी तरह की वाइंडिंग है जो आपको पढ़ना जरूरी है, वो हम चलते हैं कहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। थर्ड टाइप हमारी कौन सी है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, तो चलिए देखते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग को कैसे वाउंड किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर का कोर है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि वाइंडिंग को हॉरिजॉन्टली वाउंड किया जाता है। कैसे मैं बताता हूं, पहले पॉइंट लिख लीजिएगा। इन कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग windings are placed horizontally
वाइंडिंग्स यहाँ पे आर कर लेते हैं क्योंकि वहां पे डायग्राम आएगा हमारा। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग को कैसे बाउंड किया जाता है। सबसे पहले हम लगाते हैं कोर पे इंसुलेशन, राइट, क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रांसफार्मर कोर पे वाइंडिंग को वाउंड करना चाहते हो तो डायरेक्ट वाइंडिंग को कभी भी वाउंड मत करिएगा। सबसे पहले कोर पे इंसुलेशन लगाइए, उस इंसुलेशन पे वाइंडिंग को वाउंड करिए। हमेशा कोर और वाइंडिंग के बीच में क्या होना चाहिए, इंसुलेशन। तो देखिए ये हमारा है इंसुलेशन। अब इंसुलेशन के बाद ये हमारा कोर है, ध्यान दीजिएगा। कोर पे हमने सबसे पहले इंसुलेशन लगा दिया। अब देखिए जैसे ये हमारा लिम्ब है, तो हम इस तरह से क्यों शो कर रहे हैं इंसुलेशन को, ये इंसुलेशन है। तो हम इंसुलेशन कुछ इस तरह से लगाएंगे ना, जैसे ये हमारा लिम्ब है, तो ये चारों ओर से हम इसको लपेटेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दिखाने में, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इंसुलेशन, फिर हम लगाते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग। फिर हम लगाते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि इंसुलेशन और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस पता कर पाए, राइट। ये जरूरी नहीं है कि आप ये थोड़ा सा गोला गोला करके बनाएं, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा हमारा इंसुलेशन है और कौन सा वाइंडिंग। तो ये एलवी वाइंडिंग है, ये एलवी वाइंडिंग है। अब हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को वाउंड करेंगे। तो क्या लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर ही हाई वोल्टेज वाइंडिंग को वाउंड कर दिया जाए, नहीं। सबसे पहले फिर से हम इंसुलेशन लगाएंगे, एलवी वाइंडिंग के ऊपर फिर से हमने इंसुलेशन लगाया। ये भी हमारा क्या है, इंसुलेशन। अब हम क्या वाउंड करेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम इस तरह से शो कर देते हैं। तो ये है हमारी एच वी वाइंडिंग, ये भी है एच वी वाइंडिंग। तो हमेशा जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले इंसुलेशन कोर पे लगाना है, उसके ऊपर से लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, राइट। अब कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाइए, फिर मैं समझाता हूं कि क्यों हमने पहले लो वोल्टेज लगाया बाद में हाई वोल्टेज लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के बारे में कि दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग हैज हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो सबसे ज्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर ज्यादा है तो इसका मतलब होता है कि प्राइमरी से जो फ्लक्स निकल रही है या एक वाइंडिंग से जो फ्लक्स निकल रही है उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स जाके दूसरी वाइंडिंग को लिंक कर रही है, यानी कि लीकेज फ्लक्स बहुत कम है। अगर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बहुत ज्यादा होता है तो लीकेज फ्लक्स क्या होता है, बहुत कम। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैग्नेटिक सर्किट नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को के से रिप्रेजेंट किया जाता है और के की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आइडियली 1 होता है, बट प्रैक्टिकली 1 के करीब होना चाहिए। अगर के इज इक्वल टू 1 है तो पूरी की पूरी फ्लक्स क्या कर रही है, एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग को लिंक कर रही है, यानी कि 100% पावर ट्रांसफर हो रहा है।
तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में यही होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो 1 के करीब होता है, जिसकी वजह से लीकेज फ्लक्स क्या होता है, बहुत ही कम। इसीलिए इंटरलीव्ड वाइंडिंग की जगह हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। ये इसका अपग्रेडेड वर्जन आप एक तरह से बोल सकते हो इंटरलीव्ड वाइंडिंग का। तो पहला पॉइंट ये हमने लिख लिया कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बहुत ज्यादा होता है। अब एक चीज देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि इंसुलेशन के बाद जस्ट हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग ही क्यों लगाया। तो एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जब हम कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग यूज करते हैं तो हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग को ही कोर के करीब क्यों लगाया जाता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को सबसे आउटर में क्यों लगाया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं डायग्राम बना के, ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। ये हमारा कोर है, ये हमारा कोर लिम्ब है एक तरह से मान लीजिए। सबसे पहले इस पे हमने वाउंड किया क्या, इंसुलेशन। सॉरी, इंसुलेशन हमने कैसे वाउंड करना था, ये हमारा है इंसुलेशन। इसके ऊपर हमने लगा दिया, पहले हमने क्या लगाया था, जो ओरिजिनल हमारी परफेक्ट वाइंडिंग थी उसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग को लगाया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ हमने लगा दिया हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, एच वी वाइंडिंग, एच वी वाइंडिंग। फिर हमने लगाया इंसुलेशन, ये भी हमारा क्या है, इंसुलेशन। फिर उसके बाद हमने क्या लगा दिया, एल वी वाइंडिंग। ये एल वी वाइंडिंग है, ये भी एल वी वाइंडिंग है। एच वी वाइंडिंग को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाते हैं, नहीं तो इंसुलेशन और एच वी वाइंडिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको शो कर देते हैं इस तरह से, एच वी वाइंडिंग को इस तरह से शो कर देते हैं जैसे पहले शो किया था। करेक्ट। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। ये हमारी परफेक्ट वाइंडिंग है, ये मैंने आपको बताने के लिए किया है कि ये क्यों नहीं यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए, हमने इंसुलेशन लगाया है, कोर के कोर पे हमने इंसुलेशन लगाया, फिर हमने लगाया लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो बिटवीन कोर एंड एलवी वाइंडिंग हमें हाई इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी या लो इंसुलेशन की, लो वोल्टेज वाइंडिंग का मामला है इसीलिए लो इंसुलेशन। फिर लो वोल्टेज के बाद हमने लगाया इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद एचवी वाइंडिंग। सो बिटवीन लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एलवी एंड एचवी वाइंडिंग। अब एचवी वाइंडिंग से रिलेटेड है ये, इसीलिए हाई इंसुलेशन। अब देखते हैं इसमें नीचे वाले डायग्राम में, ये हमारा एक तरह से कोर है। कोर पे सबसे पहले हमने लगाया इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद क्या लगाया, एचवी वाइंडिंग। तो कोर और इंसुलेशन, बिटवीन कोर एंड इंसुलेशन, सॉरी, बिटवीन कोर एंड एचवी वाइंडिंग, क्योंकि हमने एचवी इस बार क्या लगाया है, नियर टू द कोर। अब एचवी वाइंडिंग से रिलेटेड है इसीलिए हाई इंसुलेशन। फिर हमने एचवी में लगाया इंसुलेशन, फिर उसके बाद हमने लगाया एलवी। सो बिटवीन एचवी हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज,
ये लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज से रिलेटेड है, इसीलिए हाई इंसुलेशन। तो दोनों में से आप मुझे बताइए कॉस्ट किसमें कम होगी। यहाँ पे दोनों जगह हाई इंसुलेशन की जरूरत पड़ रही है, बट ऊपर वाले डायग्राम में एक हाई और एक लो, तो डेफिनेटली इस स्ट्रक्चर में हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम, और इस स्ट्रक्चर में कॉस्ट हो जाएगी हाई। तो ये स्ट्रक्चर हम प्रेफर करते हैं, इसीलिए एक पॉइंट लिखिएगा, ऑलवेज वाउंड एलवी वाइंडिंग, यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग नियर टू कोर in the case of concentric winding। ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है, करेक्ट। अब इस कंडीशन में दूसरा एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज तो ये है कि इंसुलेशन की कम जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट में बचत होती है। दूसरा एडवांटेज क्या है, ऊपर वाले डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो बाहर की तरफ है, जो हमारा एक्चुअल जो हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन, उसमें देखिए कि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो बाहर की तरफ है। तो हम टैप चेंजर इजिली यूज कर सकते हैं। इफ HV वाइंडिंग is on outer side, then we can use tap changer easily। तो टैप चेंजर सबसे आराम से या स्मूथली आप किस टाइप की वाइंडिंग में यूज कर सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, राइट। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो आप बहुत अच्छे से टैप चेंजर यूज कर सकते हो। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अगर वोल्टेज हाई है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होगा, ज्यादा, जिसकी वजह से हम टैप चेंजर को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि टैप चेंजर को कनेक्ट करने के लिए हमें बाहर ही टर्मिनल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि टैप चेंजर HV साइड यूज किया जाता है और HV साइड हमारी बाहर है। तो ये सारी चीजें एडवांटेज में आ जाएंगी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के। और नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि इस टाइप की वाइंडिंग में कॉपर की जरूरत ज्यादा पड़ती है, कॉपर ज्यादा यूज होता है, इंसुलेशन कम यूज होता है। इंसुलेशन कम यूज होता है, इंसुलेशन क्यों कम यूज होता है वो तो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि कॉस्ट कम होती है। कॉपर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो सबसे पहले हमने इंसुलेशन लगाया, फिर हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाई, तो इंसुलेशन लगाने की वजह से जो एरिया है वो बढ़ चुका है, तो हमें वाउंड करने के लिए ज्यादा कॉपर लगेगा। फिर हमने क्या लगाया, इंसुलेशन, फिर हमने हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगाया। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा कॉपर की रिक्वायरमेंट है अगर हम वाइंडिंग को वाउंड करना चाहते हैं, क्योंकि जो डायमीटर है, एरिया है, वो बढ़ता चला जा रहा है, एक एक लेयर के बाद दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, इसलिए कॉपर की ज्यादा जरूरत पड़ती है और इंसुलेशन की कम जरूरत पड़ती है। तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हमेशा यूज किया जाता है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए। एक और पॉइंट लिखिएगा, concentric winding is always used
कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। कोर टाइप और शेल टाइप मैंने आपको कल वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया था। तो अब चौथी टाइप की जो वाइंडिंग है वो होती है सैंडविच्ड टाइप वाइंडिंग। सैंडविच वाइंडिंग तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जैसा हमने देखा कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। जो सैंडविच वाइंडिंग है वो हमेशा यूज किया जाता है किसमें? शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। यूज्ड इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो चलिए मैं दिखा देता हूं कैसे हम यूज करते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ये हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर है। तो हम यहाँ पे वर्टिकली लगाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, वाइंडिंग इज वर्टिकल इन दिस केस। इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जो वाइंडिंग थी वो क्या थी? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे क्या है? वर्टिकल। कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया, मान लेते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग। ये हमारी एलवी वाइंडिंग है। इसके बाद हमें एचवी वाउंड करना है तो हम क्या लगाएंगे? इंसुलेशन। ये क्या है? इंसुलेशन। फिर हम क्या लगाएंगे? एचवी वाइंडिंग। फिर हम क्या लगाएंगे? इंसुलेशन। तो अब आप देखिए, इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि जो वाइंडिंग थी वो ज्यादा यूज हो रही थी, इंसुलेशन कम यूज हो रहा था। बट यहाँ पे केस क्या हो जाएगा? उल्टा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर वाइंडिंग को वाउंड करने के लिए हमें सिर्फ लिंब जितना एरिया लग रहा है। एचवी वाइंडिंग को हमने इस तरह वाउंड कर दिया, एलवी वाइंडिंग को हमने इस तरह से वाउंड कर दिया। मतलब जितना इस लिंब का सरकमफेरेंस है उतना ही वायर हमें लग रहा है वाइंडिंग को वाउंड करने के लिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, एक के बाद एक लेयर हम बढ़ाते चले जा रहे थे, तो जो एरिया है वाउंड करने का वो बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से कॉपर की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा? लेस कॉपर इज रिक्वायर्ड। लेस कॉपर इज required for this type of winding। इंसुलेशन कैसा रिक्वायर होगा? अब चाहे लो वोल्टेज वाइंडिंग नीचे रखिए या हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऊपर रखिए या इसका उल्टा कर दीजिए, जो कॉपर की जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि हाई वोल्टेज और कोर के बीच का जो इंसुलेशन है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज हाई। यहाँ पे देखिए, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो कोर से तो कनेक्टेड है ही, तो कोर और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन ज्यादा होगा।
हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में भी जो इंसुलेशन लगा है वो भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज से रिलेटेड है सिस्टम, करेक्ट। तो इसीलिए इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन रिक्वायर्ड। अगर वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। अगर वोल्टेज कम है तो इंसुलेशन की ज़रूरत भी हमें कम पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।